हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी। और 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक रहेगा फलों के रोग, यानी कि फलों वाले पादपों में होने वाले रोगों का हम अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि फलों में जो रोग होते हैं उनमें से 3 डिजीज हमें पढ़नी है। फलों वाले पौधों के 3 रोग हमें पढ़ने हैं। इसमें पहला हम पढ़ेंगे सिट्रस कैंकर रोग, जो नींबू वर्गीय पौधों में होता है, या नींबू का कैंकर रोग भी कहते हैं इसे। दूसरा हम पढ़ेंगे अमरूद का म्लानी रोग, विल्ट डिजीज ऑफ गुआवा। और थर्ड जो डिजीज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो रहेगा बेर का छाछिया रोग। तो 3 रोग पढ़ेंगे। सबसे पहला रोग हम आज पढ़ते हैं सिट्रस कैंकर रोग या नींबू का कैंकर रोग। नींबू का जो कैंकर रोग है, यानी कि नींबू वर्गीय पौधों में ये देखने को मिलता है। नींबू वर्गीय पौधों की बात करें तो नींबू हो गया, मौसम्बी, संतरा, किन्नू, माल्टा आदि जो पौधे हैं उनमें ये सिट्रस कैंकर रोग या नींबू का कैंकर रोग जो है वो देखने को मिलता है। अब इस रोग का जो रोग कारक है वो कौन होता है, तो ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। जीवाणु जनित बीमारी है ये सिट्रस कैंकर रोग। भारत में इस रोग को नींबू का नासूर के नाम से जाना जाता है। नींबू का नासूर, अब देख लीजिए कि नींबू का नासूर इसको नाम दिया है, मतलब ये एक भयंकर बीमारी होती है नींबू वर्गीय पौधों की। इस बीमारी की जो नींबू का जो सिट्रस कैंकर रोग है, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी सबसे पहले, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है भारत और जावा में। भारत और जावा इसके उत्पत्ति स्थल माने जाते हैं। भारत में सबसे पहले इस रोग को फ्रांसेट और जेनकिंस, 2 वैज्ञानिक है, फ्रांसेट और जेनकिंस ने सबसे पहले कागजी नींबू में खोजा था। इस रोग को सबसे पहले भारत में ये 2 वैज्ञानिक है, फ्रांसेट और जेनकिंस, इन्होंने कौन से नींबू में खोजा था? कागजी नींबू, जो नींबू की प्रजाति है उसमें खोजा था। और कहाँ पर? देहरादून में। देहरादून में इस रोग की खोज सबसे पहले हुई थी। ये जो रोग है जावा में भी खोजा गया, और जावा में इसको खोजा गया सिट्रस ओरेंटिफोलिया में। सिट्रस ओरेंटिफोलिया प्रजाति के पादप में इसको खोजा गया। तो ये था इसकी उत्पत्ति या खोज की सबसे पहले ये रोग कहाँ देखा गया, तो भारत में ये देहरादून में देखा गया था। अब ये रोग जो है सिट्रस कैंकर रोग, इसके लक्षण क्या होते हैं? यहाँ तक ये सामान्य जानकारी थी कि नींबू जो है उसमें नींबू का कैंकर या सिट्रस कैंकर डिजीज होती है। नींबू वर्गीय पौधों में सभी में देखने को मिलता है, चाहे वो संतरा हो, मौसम्बी हो, किन्नू हो, माल्टा हो, सभी में। और इसे जो है नींबू का नासूर रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये जीवाणु जनित बीमारी है, यानी जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। और भारत और जावा में सबसे पहले इसको खोजा गया था। भारत में इसको देहरादून में देखा गया कागजी नींबू में, और देखने का जो श्रेय जाता है वो जाता है फ्रांसेट और जॉनकिंस को। इसी के अलावा जावा में जो इस रोग की खोज की गई थी वो की गई थी सिट्रस ओरेंटिफोलिया पादप में। अब बात आती है इस रोग के लक्षणों की, यानी कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चले कि नींबू के पादप में या नींबू वर्गीय पौधों में कैंकर रोग हुआ है। तो कैंकर रोग वाले जो पादप होते हैं उनकी पत्तियों, टहनियों, शाखाओं और कांटों पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इसके लक्षण कहाँ दिखते हैं? पत्तियों, यानी पौधे का जो वायवीय भाग है, जड़ को छोड़ के जो वायवीय भाग है, चाहे तना हो, पत्तियां हो, शाखा हो, टहनी, कांटे, सब पर इसके करैक्टर दिखाई देते हैं। और करैक्टर में क्या दिखता है? छोटे गोल भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। छोटे छोटे गोल भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। और इन धब्बों, गोल भूरे धब्बों के चारों तरफ पीले रंग के एक आभायुक्त क्षेत्र बन जाता है। इन धब्बों को कैंकर कह सकते हैं। और ये धब्बे जलसिक्त होते हैं, यानी कि पीले रंग के जलसिक्त धब्बे दिखाई देते हैं, जो पीले, भूरे और उभरे हुए दानों के समान दिखते हैं। जो भूरे रंग के धब्बे तने पर, शाखाओं पर, पत्तियों पर बनते हैं वो जलसिक्त होते हैं। और ये जो है पीले या भूरे जो धब्बे हैं इनमें उभरे हुए दानों के समान संरचना दिखाई देती है। यानी ऐसे लगता है जैसे ये जो धब्बे हैं ये पत्ती पर या शाखा या तने पर ऊपर से लगे हुए, उभरे हुए होते हैं। पहले पत्ती की निचली सतह पर ये लक्षण दिखाई देते हैं, उसके बाद ऊपरी सतह पर। पहले क्या होता है, ये धब्बे कहाँ बनते हैं? पत्तियों की नीचे वाली सरफेस पे बनते हैं, नीचे वाली सतह पर बनते हैं। उसके बाद ऊपर वाली सतह पर भी ये दिखाई देने लग जाते हैं। धब्बों में या कैंकरों के कारण टहनियाँ टूट जाती है। जो शाखाएं या टहनियाँ होती है नींबू के पौधों की, उन पर जब ये कैंकर यानी कि ये धब्बे बन जाते हैं, पीले भूरे रंग के बड़े धब्बे बन जाते हैं, तो इन धब्बों के कारण क्या होता है? शाखाएं या जो टहनियाँ होती है वो टूट जाती है और पौधे क्या हो जाते हैं? पौधे बौने रह जाते हैं। तो ये जो थे
ये कुछ कैरेक्टर थे। इसके अलावा जो फल होते हैं नींबू के, फलों में जहाँ पर ये पीले भूरे धब्बे बने होते हैं वहाँ पर बाद में गड्ढे जैसी संरचना बन जाती है, हल्की हल्की गड्ढे जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसके चारों तरफ एक पीला आभा मंडल सा रहता है। ये जो संरचना होती है, यानी कि ये जो कैंकर बनते हैं फलों पर, ये केवल छिलके पर ही होते हैं, यानी इससे फल को अंदर पर कोई नुकसान नहीं होता, फल के अंदर कोई नुकसान नहीं होता। केवल ये जो कैरेक्टर है, इसके लक्षण जो है या गड्ढे जो धब्बे जो बनते हैं, ये केवल फल के छिलके पर ही दिखाई देते हैं, छिलके तक ही होते हैं। लेकिन छिलके पर चूंकि ये धब्बे बन गए हैं, और इससे क्या होता है, जो नींबू या जो नींबू वर्गीय फल जो है वो उनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं दिखाई देती, और इनकी जो कीमत है वो कम हो जाती है। यानी कि ये सबसे बड़ी हानि होती है कि फलों की कीमत घट जाती है इसकी वजह से। तो ये इसके कैरेक्टर थे। उसके बाद में है कि इस रोग का रोगजनक कौन है, तो हमने मोस्टली कह दिया कि बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु इसका रोगजनक है। पर बैक्टीरिया की कौन सी प्रजाति, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्राई, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्राई जो प्रजाति का बैक्टीरिया होता है वो इस रोग का रोगजनक है, यानी इस रोग को उत्पन्न करता है। उसके बाद में रोग चक्र, रोग चक्र यानी कि जो रोगजनक है, जो बैक्टीरिया है वो पौधे में प्रवेश कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो रोगग्रस्त पादप है, यानी कि पौधे का सूखा हुआ, उखड़ा हुआ, टूटा हुआ कोई भाग जिस पर कोई रोगग्रस्त बैक्टीरिया है, यानी कि वो पौधे का भाग जो है रोगग्रस्त है, उसमें रोग हुआ है पहले, तो वो रोगग्रस्त जो पादप का भाग है जिस पर बैक्टीरिया स्थित है, उससे जीवाणु कहाँ चले जाते हैं, वायु द्वारा, वर्षा के जल द्वारा या पर्ण सुरंगक कीटों के द्वारा स्वस्थ पादपों में पहुंच जाते हैं। यानी कि जो बैक्टीरिया है किसी पादप पर स्थित है, तो उस पादप के टूटे हुए या उसकी शाखाओं तनों से रोगग्रस्त पौधों से ये बैक्टीरिया या तो हवा के द्वारा चले जाते हैं, या वर्षा के पानी के साथ बह करके चले जाते हैं, या फिर पर्ण सुरंगक कीटों की सहायता से ये कहाँ चले जाते हैं, स्वस्थ पौधों पर चले जाते हैं। पर्ण सुरंगक कीट एक विशेष प्रकार का कीट है जो नींबू के पौधों की पत्तियों पर रहता है। ये जो है नींबू में लाइनिंग जैसी डिजीज उत्पन्न करता है, तो ये है पर्ण सुरंगक कीट। और ये क्या करते हैं, यहाँ पर रोगग्रस्त पौधों से बैक्टीरिया को कहाँ ले जाते हैं, स्वस्थ पौधों में। यानी कि ये कीट क्या करते हैं, जब एक पौधे की पत्तियों पर बैठते हैं और वो पौधा अगर रोगग्रस्त होता है, और जब ये दूसरे पौधे की पत्तियों पर जाकर बैठते हैं, तो रोगग्रस्त पौधे के जो बैक्टीरिया इनके शरीर से लग करके स्वस्थ पौधे में चले जाते हैं। ये जो जीवाणु होता है, ये जैसे ही पौधे पर गया, स्वस्थ पौधे पर पहुंच गया, तो स्वस्थ पौधे पर पहुंचने के बाद में उस पौधे में या तो जो रंध्र होते हैं, वातरंध्र होते हैं उनसे, या फिर किसी क्षतिग्रस्त भाग से, किसी घाव से उस पौधे की उपत्वचा के अंदर, उपत्वचा से होते हुए उस पौधे के अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे कोई भी बैक्टीरिया किसी स्वस्थ पौधे पर आया, जैसे पत्ती पर बैठा या किसी भी भाग पर बैठा, तो उस पौधे के भाग में या तो उसके रंध्र से, वातरंध्रों के द्वारा अंदर एंटर हो जाएगा, या फिर किसी क्षतिग्रस्त भाग से ये कहाँ चला जाता है, उस पौधे के अंदर प्रवेश कर जाता है। और पौधों में अंदर प्रवेश करने के बाद जो अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं पौधों के ऊतकों में, उन अंतरकोशिकीय अवकाशों में ये अपना गुणन करता है, यानी अपनी संख्या में वृद्धि करता है। वहाँ पर जब इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये इस प्रकार के जो है भूरे रंग के, पीले भूरे रंग के धब्बे जो है वैसे उत्पन्न करता है। अब जो ये बैक्टीरिया है, ये कौन से सीजन में किस समय ज़्यादा फैलता है, तो जब अधिक नमी होती है या टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री होता है, यानी कि अधिक नमी वाले मौसम में नमी ज़्यादा हो और टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री हो, ऐसी सिचुएशन में ये बैक्टीरिया का प्रकोप जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये था इसका रोग चक्र। अब है रोग का प्रबंधन, कि रोग का डिजीज मैनेजमेंट कैसे किया जाए, रोग का नियंत्रण किस तरह से किया जा सकता है। तो रोग के प्रबंधन में हम 3 तरीके पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे सस्य प्रबंधन, दूसरा पढ़ेंगे जैविक प्रबंधन, और तीसरा पढ़ेंगे अपन रासायनिक प्रबंधन। सस्य प्रबंधन में हम खेती बाड़ी से जुड़े हुए खेत में ही कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं जिनसे कि उस रोग को कंट्रोल किया जा सके। और जैविक प्रबंधन में हम उस किस्म की जिसमें ये रोग हो रहा है उसकी रोग प्रतिरोधी किस्मों का यूज करते हैं उगाने के लिए, यानी कि रोग प्रतिरोधी किस्में उगाते हैं ताकि वो रोग उसमें ना हो। और तीसरा अपन पढ़ेंगे रासायनिक प्रबंधन में हम केमिकल्स यानी रसायनों की सहायता से, दवाइयों की सहायता से जो है रोग का नियंत्रण करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं
रोग के प्रबंधन में सस्य प्रबंधन। सस्य प्रबंधन में हम क्या कर सकते हैं, या तो संक्रमित जो भाग है पादप का, उस संक्रमित भाग की कटाई कर सकते हैं और बोर्डो मिश्रण का उस पर स्प्रे कर सकते हैं। यानी पहले तो हमें क्या करना चाहिए, जो संक्रमित भाग है जिस पर कि ऐसे धब्बे बन गए हैं, जो रोगग्रस्त भाग है, उन शाखाओं को, पत्तियों को, टहनियों को क्या कर देना चाहिए, हमें काट देना चाहिए। और उसके बाद में शाखाओं, पत्तियों, टहनों को काटने के बाद में हमें उसके ऊपर बोर्डो मिश्रण का स्प्रे कर देना चाहिए, छिड़काव कर देना चाहिए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, रोग रहित जो पादप है वो उगाने चाहिए। यानी कि हमें ऐसे पौधे ला करके उगाने चाहिए जो पहले से स्वस्थ हो। रोग युक्त पादप उगाएंगे तो पहले से उसमें वो रोग होगा, तो रोग रहित पौधे हमें उगाने चाहिए। तीसरा, रोगग्रस्त जो पादप है उसके पादप भाग को हमें काट देना चाहिए, यानी पादप के रोगग्रस्त भाग को हमें काट करके जला देना चाहिए। तीसरा, नर्सरी को ऊंचे स्थान पर लगाना चाहिए। ऊंचे स्थान पर लगाने से एक तो जल के द्वारा ये जो बैक्टीरिया है वो नहीं पहुंच पाएंगे, और दूसरा ऊंचे स्थान पर जो है नमी भी कम होगी, क्योंकि पानी वहाँ रुकता नहीं है, इसलिए इसका जो प्रकोप है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो सस्य प्रबंधन में ये तरीके अपना सकते हैं, संक्रमित भाग की कटाई कर सकते हैं और उसके बाद में हम उस पर क्या कर सकते हैं, बोर्डो मिश्रण का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा संक्रमित जो भाग है जिसकी कटाई की जानी है, कटाई करने के बाद उसको जला भी देना चाहिए, क्योंकि इसके सूखे हुए, कटाई किए हुए भागों पर भी ये बैक्टीरिया जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा नर्सरी को हम ऊंचे स्थान पर लगाएं, जिससे क्या होगा कि वहाँ पर वो बैक्टीरिया पनपेगा नहीं, नमी नहीं रहेगी। जैविक प्रबंधन में हम क्या कर सकते हैं, जैविक प्रबंधन में हम रोग प्रतिरोधी किस्में उगा सकते हैं, जैसे कागजी नींबू है, SN2 है, संकर 2, संकर 4, ऐसी कुछ रोग प्रतिरोधी किस्में हैं जिनका हमें इनको उगाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ये जो रोग है वो उनमें होगा नहीं। अगला है अपना तीसरा, रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन में हमें रसायनों या केमिकल्स का प्रयोग करना होता है, जिससे कि जो रोगजनक है उसको नष्ट किया जा सके और फसल को बचाया जा सके, फसल को हानि ना हो। तो नींबू के कैंकर रोग के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो बोर्डो मिश्रण का 0.1% और लाइम सल्फर का 0.2% मात्रा लेकर के उनका छिड़काव किया जा सकता है। जो रोगग्रस्त पौधे हैं उन पर बोर्डो मिश्रण और लाइम सल्फर, इनकी बोर्डो मिश्रण की तो 0.1% लेंगे और लाइम सल्फर की 0.2% लेंगे मात्रा, और इनका हम छिड़काव कर देंगे। इसके अलावा हम दूसरा ये कर सकते हैं कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो एक प्रतिजैविक है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 500 ppm लेकर के उसका स्प्रे भी हम कर सकते हैं। और इन दोनों ही तरीकों से क्या किया जा सकता है, नींबू का जो कैंकर रोग है, सिट्रस कैंकर जो डिजीज है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब यहाँ पर ppm का फुल फॉर्म क्या होगा, ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन। तो ये था, आज हमने पढ़ा फलों के रोग में पहला रोग नींबू का कैंकर रोग या सिट्रस कैंकर रोग। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिजीज। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।